नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश का जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए विविध प्रकार की जो अप्रोचेस हैं, जो उपागम हैं, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ कि अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स क्या होती हैं, कैसे ये आपस में संबंधित होती हैं और क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि हम अब आगामी जो हमारी कक्षाएं होंगी उसमें अप्रोचेस पढ़ेंगे, देन इसके बाद मेथड्स एंड देन टेक्निक्स। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी। आज के इस टॉपिक में, इस सेशन में हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच के संबंध में काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल अप्रोच, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर to lead a classroom teaching, okay, and how it is helpful for a learner to be mastered in a particular language। तो ये सारी ही बातें आपकी आज के सेशन के बाद आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। तो संरचना की जब हम बात करते हैं, हम मानव शरीर की बात करें जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, सर है, हमारे शरीर के विविध अंग हैं। जब वो एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तब जाकर के कोई एक सजीव मानव बन पाता है, राइट। ऐसे ही हम किसी भी एक निर्जीव ऑब्जेक्ट की भी बात कर लें, चाहे वो चेयर है, टेबल है। टेबल के क्या होते हैं, चार पैर होते हैं, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड होता है। अगर हम उसको पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ना लगाएं तो वो वर्किंग नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से भाषा भी होती है। जब भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं, किसी भी भाषा की जो लीस्ट यूनिट होती है वो उसकी वर्ड होती है, ठीक है। और जब उन शब्दों को हम एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं लगाएंगे जिनसे कि उनका एक अर्थ निकल सके, तब तक स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सकती। तो यही स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए हम आगे देखते हैं, द डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो जो शब्द हैं, शब्दों का अलग अलग प्रकार का जो पैटर्न होता है उससे स्ट्रक्चर बनते हैं। इन ईच लैंग्वेज इट्स ओन स्पेशल सेंटेंस पैटर्न। हर भाषा में उसके अपने कुछ विशेष सेंटेंस पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी की हम बात करते हैं, अंग्रेजी में राम प्लेज क्रिकेट। इस सेंटेंस में देखिए, राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है एंड क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर पर आप बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको रख करके अपने न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस तरह से वी कैन फ्रेम न्यूमरस सेंटेंसेस ऑन दिस पैटर्न। राम की जगह पे आप सीता लिख दीजिए, है ना। प्ले की जगह पे ईट लिख दीजिए और क्रिकेट की जगह पे फूड लिख दीजिए। तो सीता ईट्स फूड, सेंटेंस चेंज हो गया, ठीक है। राम की जगह पर आप अपना नाम ले लीजिए, प्ले की जगह पे लिख लीजिए आप गो, और क्रिकेट की जगह लिख दीजिए स्कूल, तो आई गो टू स्कूल। तो इस तरह से आपके जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होते जाएंगे, जो सेंटेंसेस है सॉरी वो चेंज होते जाएंगे, स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। क्लियर हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पैटर्न है, बच्चा अगर पैटर्न सीख जाएगा स्ट्रक्चर का, तो उसके बाद उसमें वो वर्ड्स को रख करके इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकता है और इस तरह से उसका जो भाषा ज्ञान है वो बढ़ सकता है। The structural approach is based on assumption that language can best be learned through a scientific selection and grading of structures and vocabulary। मैंने आपको बताया था कि जो भी अप्रोच होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी मान्यताएं होती हैं, हमारे एजम्पन्स होती हैं कि कोई भी अधिगम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और वही मान्यता एक टीचर बनने के बाद हमारी बच्चों के लिए आ जाती है कि बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाए। तो एक शिक्षक सबसे पहले वो तरीका अपनाता है जो उसने अपने सीखने में अपनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अप्रोचेस हम पढ़ेंगे, हर अप्रोच की अपनी एजम्पन होगी। तो इसी क्रम में स्ट्रक्चरल अप्रोच की एजम्पन ये है कि जो बच्चा है वो लैंग्वेज को बेहतर तरीके से सीख सकता है यदि वह साइंटिफिकली उसका सिलेक्शन और ग्रेडिंग करे, किसका, स्ट्रक्चर का और शब्दों का। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं देखिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर, इडोमेटिक स्ट्रक्चर एंड रूटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, इडम्स क्या होते हैं। देखिए, अगर हम इनको डिफाइन करें तो दे ऑल आर द ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद पर्टिकुलर मीनिंग, ठीक है, और सेंस। तो लेकिन रूटीन स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी
जो क्रम होता है वो मैटर नहीं करता है, ठीक। इसको हम अपने डेली लाइफ में शॉर्टकट के लिए या फिर अपने कहें कि एक देसी लैंग्वेज में इस प्रकार से यूज़ कर ले, जैसे गुड नाइट है, एक्सक्यूज़ मी है, मे आई कम इन है। तो इनमें कोई पर्टिकुलर आपका वर्ब या फिर क्या बोलते हैं मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जैसा कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एक जनरल स्ट्रक्चर इसमें लग जाता है जिसका अपना एक अर्थ निकल जाता है डेली रूटीन की लैंग्वेज में यूज़ करते करते, राइट। आगे बढ़ते हैं हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच के? देयर आर अप्रोक्सीमेटली 275 स्ट्रक्चर इन इंग्लिश एंड द लर्नर्स ऑफ लैंग्वेज मस्ट मास्टर ऑफ देम। तो सबसे पहला प्रिंसिपल या सबसे पहला नियम तो ये है कि जो स्ट्रक्चर हैं 275 275 उनको बच्चे को अच्छे से लर्न करना चाहिए, यानी कि बच्चे की उसमें मास्टरी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो भाषा में मास्टरी कर पाएगा। सेंटेंस पैटर्न कैन टॉट नॉट बाय टेलिंग देम द रूल ऑफ अरेंजमेंट बट बाय गिविंग देम एम्पल प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। केवल पैटर्न्स को सिखा देने से ही बच्चा भाषा में पारंगतता हासिल नहीं कर लेता है, बल्कि बच्चे को मैक्सिमम एग्जाम्पल्स देकर के प्रैक्टिस करने का अवसर देना चाहिए। स्पीच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। इस अप्रोच का ये मानना है कि किसी भी विदेशी भाषा को सीखने के लिए आपको स्पीच पैटर्न की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि केवल लिखने से और पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपका स्पोकन पार्ट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से स्पोकन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। लर्नर्स एक्टिविटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द टीचर्स एक्टिविटी इन टीचिंग द लैंग्वेज। और इस अप्रोच के अंदर लर्नर की जो एक्टिविटी है वो टीचर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक का कार्य होता है कि वो बोर्ड पे एक बार स्ट्रक्चर लिखे और फिर बच्चों से विविध प्रकार के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए, बोलने के लिए या फिर कॉपी पे लिखने के लिए कहे, और किया भी जाता है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बोल करके हमसे टीचर कहा करते थे, अब आप अलग अलग सेंटेंसेस बनाइए, इसमें 10 सेंटेंस बनाओ, 20 सेंटेंस बनाओ। आपको याद होगा बचपन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें टीचर की जगह पर बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहता है, यानी कि लर्नर एक्टिव रहता है। इन्वॉल्व सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये मैं बता चुका हूँ कि विदाउट सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन कोई स्ट्रक्चर हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश स्ट्रक्चर बाय एसोसिएटिंग दैम विद सिचुएशंस। किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसको संबंधित सिचुएशन से रिलेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और सिचुएशनल अप्रोच हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम डिटेल में जानेंगे कि सिचुएशंस क्या होती हैं, कैसे हम भाषा का प्रयोग सिचुएशन में अच्छा कर सकते हैं। इट गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू ऑल 4 लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी जो हमारे स्किल्स होते हैं, 4 स्किल्स होते हैं लैंग्वेज लर्निंग में, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। यानी किसी भाषा को या तो आप सुनते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो इस तरीके से चारों के चारों जो स्किल्स हैं उनको सीखने पर फोर्स करता है, यानी कि फोकस करता है। इम्पोर्टेंस देखिए स्ट्रक्चर अप्रोच की। सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो ये है कि इस अप्रोच के अंतर्गत बच्चे को जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लर्न कराया जाता है, यानी कि बच्चे को वो आ रहे चाहिए और आ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसके माध्यम से ग्रामर भी लर्न कर लेता है, ठीक है ना। द बाय लर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस द चाइल्ड ऑटोमेटिकली लर्न ग्रामर। इसके बाद इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ एवरीडे इंग्लिश, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंग्लिश थ्रू प्ले वे। जब हम बच्चे को स्ट्रक्चर बताते हैं तो उदाहरण जो होते हैं हमारे हमेशा हमारे डेली लाइफ से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा अपने जीवन के दिनचर्या का जो क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा होती है उसको स्ट्रक्चर के माध्यम से सीख लेता है। इट फोकसेस ऑन द बेसिक 4 लैंग्वेजेस, बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। इट एनेबल्स चिल्ड्रन टू स्पीक इंग्लिश विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टू रीड। ये बात भी मैं आपसे कर चुका हूँ पिछली स्लाइड में कि बच्चे के स्पीच पैटर्न पर, स्पोकन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लिमिटेशंस क्या क्या है इसमें देख लीजिए। कंटिन्यूस टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड दियर रिपीटेशन बाय स्टूडेंट्स मेक द एटमोसफियर ऑफ क्लास डल। तो जब बच्चा एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, बोर्डम वहाँ पर आ जाएगी। और ऐसी जो तरीका है ये सिर्फ जूनियर क्लास में ही एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। और जब हम ये कह रहे हैं कि एक ही स्ट्रक्चर को रिपीटेशन करने के माध्यम से हम सिखा रहे हैं बच्चे को भाषा, तो ये एक प्रकार से रिजिड मेथोडोलॉजी है जिसमें किसी इनोवेशन का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इसको हम मैकेनिकल ड्रिल भी कह देते हो। मैकेनिकल क्या होता है, देखो भाई एक आपका स्विच है, उस स्विच को आप जब ऑन करते हैं तो लाइट जलती है, तो कोई भी व्यक्ति उसको ऑन करेगा तो लाइट ही जलेगी और कभी भी ऑन करेगा तो लाइट ही जलेगी। तो ये मैकेनिकल अप्रोच है जो कभी चेंज नहीं हो सकती है।
और इसीलिए टीचर को कोई फ्रीडम यहाँ पर नहीं होती है। और इस अप्रोच के अंतर्गत जो भी हम प्रक्रिया करते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर पर बहुत प्रकार के तो बच्चे को एग्जाम्पल बोलने पड़ रहे हैं। तो सोचिए आप कितना सारा समय लग सकता है मास्टरी करने में। ओके, तो थैंक यू।